स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी लेक्चरर की फर्स्ट क्लास, जो कि कंप्यूटर साइंस से जो रिलेटेड है। जो बच्चे कंप्यूटर लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फटाफट चैनल पर आइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो आज हम पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं, देखो भाई, यूपी लेक्चरर में कंप्यूटर के आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 होगा और आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 का पहला सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, तो क्या गिवन है भाई, पेपर 1 में जो आपका पहला सब्जेक्ट दे रखा है वो दे रखा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉरी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको आप COA भी कहते हो। ठीक है, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो इस टॉपिक से थोड़ा सा ये लगा लो कि डरते हैं, इसको कम करना ही पसंद करते हैं, है ना। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो TGT PGT में भी इतना ज्यादा जो है मैटर नहीं करता, वहां से आता है तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन आ जाता है या फिर एड्रेसिंग मोड में से क्वेश्चन आता है, अदरवाइज जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में से क्वेश्चन नहीं आता है। अब जो है आपका सिलेबस जो है, जैसा कि मैंने कहा था, TGT PGT, अब जो आपके एग्जाम का जो लेवल है, अब देखो एक साइड है आपका TGT और PGT, है ना, और एक साइड है आपका नेट और गेट, और यहाँ पे बीच में फंस गया है आपका यूपी लेक्चरर, है ना। तो ये जो सिलेबस है ना आपका, इस यहाँ पर जो है बियॉन्ड कर रहा है, यानी कि यहाँ से ऊपर और वहां से नीचे। मतलब ये नहीं कहेंगे कि नेट और गेट का लेवल आएगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि TGT और PGT का लेवल आएगा। तो ये आएगा आपका यहाँ पर बीच में कहीं पर जो है ये है। ठीक है, अब मैं खुद की क्वालिफिकेशन बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। तो भाई मैं बता दूं आपको, मैंने नेट और गेट दोनों ही क्लियर किए हुए हैं, प्लस TGT PGT में HTET किया हुआ है, SSC PGT स्क्रीनिंग किया हुआ है, प्लस जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का जो है एग्जाम क्लियर किया हुआ है। तो भाई ये है, तो आप समझ सकते हो कि भाई इतनी नॉलेज होगी कि मैं आपको जो है आराम से सिलेबस करवा पाऊँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला सब्जेक्ट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। जब भी कोई हम पहला सब्जेक्ट जो भी हम स्टार्ट करते हैं या किसी भी चीज की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले एक तो बात हमारे माइंड में ये आनी चाहिए कि भैया लेवल क्या होने वाला है। तो लेवल तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि लेवल जो है आपको क्या करना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, यानी कि बीच का लेवल है तो भाई वैसे ही जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जब आप सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है ना, क्या पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। अब सिलेबस जब तक आपको अच्छे से नहीं पता होगा तब तक जो है आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर ऐसा है जिसका सिलेबस जो है ना थोड़ा सा, मतलब ऐसा लगता है कि क्या दे रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या इंस्ट्रक्शन दे दी, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या दे दिया, जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्या दे दिया, फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ALU क्या दे दिया, कंट्रोल यूनिट क्या है, इंटरप्ट क्या है, DMA क्या है, पाइपलाइनिंग क्या है, ये सारी चीजें क्या है ना। और वैसे कहने को तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन जब हम देखो मैंने जो है प्रिंट आउट ले रखा है सिलेबस का, जब हम इसको देखते तो ये लगेगा कि क्या दे दिया, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सिर के ऊपर से जा रहा है। तो सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर को करने से पहले हम समझेंगे इसके सिलेबस को, क्योंकि जब आपको सिलेबस टिप्स पे याद हो जाएगा ना कि ये सिलेबस है, तो आपको टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि भाई मैं करवाती हूँ आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, कि भाई आपको जो है बिल्कुल बेसिक भी पता होना चाहिए और एडवांस तक भी आपको आना चाहिए, है ना। तो बेसिक ये है कि आपको सिलेबस इसका याद होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर को पढ़ने के लिए आपको इस पेज की जरूरत ना पड़े या फिर सॉफ्ट कॉपी आपके फोन में आपको देखना ना पड़े कि भाई मैंने ये कर लिया है, ये कर लिया, ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको चीजें जो है माइंड में ऐसे याद होनी चाहिए कि हाँ, मतलब एक स्ट्रक्चर में आपको सामने आज ऐसे क्रिएट करने वाली हूँ जिससे आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और 3 पार्ट में जो है हमने सिलेबस को डिवाइड किया है ना। देखो ये सबको पता है, ये क्या है आपका प्रोसेसर, ये क्या है आपका प्रोसेसर। क्या प्रोसेसर को सभी जानते हैं, यानी कि CPU को क्या सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सुना है कि नहीं सुना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपके सिस्टम का क्या होता है, ब्रेन होता है ना। अब जो
क्या होता है, ब्रेन होता है, जिसको हम कहते हैं दिमाग, है ना। हमारे जो कंप्यूटर का दिमाग है वो किसके पास है, सीपीयू के पास ही तो है। तो अब जितना भी काम होगा वो यहीं से उठ के आएगा। तो मतलब जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर है वो यही होता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सिस्टम बस कैसे काम करती है, अब ये सारी चीजें किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, वो हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैडम पता नहीं क्या बता रहे, लेकिन जब आप इस क्लास के बाद जब आपकी क्लास खत्म होगी ना तो आपको लगेगा अरे यार कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमें तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमें समझ में आ गया कि क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब प्रोसेसर देखो, ये आपका प्रोसेसर है, ये आपकी क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आपका इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से आपको क्वेश्चन यूपी लेक्चरर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। डेफिनेटली क्या, बिल्कुल 100% श्योर हूं कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो आप यूनिट कह सकते हो वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सेकेंड भाई इसको कर देती हूँ इरेज, ताकि जो है आप समझ सको कि क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको सिलेबस जो है वो याद हो जाए, है ना, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ओके, तो ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नीचे हो गया आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस। भाई ये चीज, ये डायग्राम तो आपने कई बार देखा होगा, ये है आपका प्रोसेसर, है ना, जिसको मैं यहाँ पर सीपीयू लिख देती हूँ। अब ये है पूरा आपका क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये सारे क्या है, कंपोनेंट हैं। किसके भाई, ये कंपोनेंट किसके हैं, कंप्यूटर के। अब देखा जाए तो कंप्यूटर को कुछ नहीं आता, कंप्यूटर को जितना सिखाया है वो किसने सिखाया है, अब कंप्यूटर को जितना सिखाया है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जिसने की है, जो प्रोग्रामर है उसने जितना कंप्यूटर के अंदर फीड कर रखा है उतना ही उसको आता है। अगर मैं कहूँ कि भाई अगर मैं एक लाइन एक्स्ट्रा कंप्यूटर को बोलूँ जो उसको अंदर फीडेड नहीं है, क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बस ये है कि भाई आपका कंप्यूटर इंटेलिजेंस नहीं है, ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंस होता है, लेकिन हाँ ये है कि उसके अंदर जितनी चीजें फीड कर रखें कि भाई ये काम वो कर सकता है, वो हमसे जल्दी कर सकता है ना, लेकिन उसके अंदर खुद का दिमाग नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक चीजें और आपको पता होगी, है ना। तो अब देखो ये सारे क्या है, आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनपुट आउटपुट इंटरफेस हो गया, ये सब क्या है भाई, आपके कंपोनेंट है किसके, कंप्यूटर के। ठीक है, अब सीपीयू के अंदर 3 चीजें आती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्वेश्चन है ये, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना, बार बार पूछा जाता है। सीपीयू में 3 चीजें कौन कौन सी होती है, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होते हैं आपके रजिस्टर्स। क्या होते हैं, रजिस्टर, जो कि आपके जो है सीपीयू के अंदर ही होते हैं, है ना, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर ही क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। अब रजिस्टर्स भी काफी सारे होते हैं, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सारी चीजें जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है कि अब सीपीयू जो है हमारा, अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स जो कि आपके सिलेबस में है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मशीन इंस्ट्रक्शन। अब क्या है मशीन इंस्ट्रक्शन, भाई आपका जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये चीजें तो आपको पता होंगी। भाई जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या समझता है, शिट यार सारा इरेज हो गया, एक सेकेंड भाई, सब इरेज हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। देखो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 की फॉर्म। क्या समझता है, 0 और 1 की फॉर्म। तो जो मैंने यहाँ पर ये सीपीयू बनाया था, इसमें मैंने 3 चीजें बताई थी, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स, है ना। तो हमारे इस जो प्रोसेसर है इसमें हमारे क्या क्या आएंगे, मशीन इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शन के साथ और क्या आएगी, सिस्टम बस आएंगी, डेटा पाथ आएगा, सिस्टम बस तो अभी मैं बताती हूँ कहां पे आएंगी, डेटा पाथ आएगा, और क्या आएगा भाई, पाइपलाइनिंग आएगा। पाइपलाइनिंग वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। पाइपलाइनिंग आएगा, पाइपलाइनिंग हैजार्ड आएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं दे रखा। अब पाइपलाइनिंग क्या होती है, जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, तेज करने के लिए हम पाइपलाइनिंग का यूज करते हैं। लेकिन अब देखो तेज करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम क्यों हो रही है, धीरे क्यों हो रही है ना।
तो ये सारा जो सिलेबस है ये आपका मेंशन है कहाँ पर भाई, आपके जो सिलेबस है वहां पर मेंशन है। आपका एड्रेसिंग मोड हो गया, ये सब कहाँ है, ये सब यहीं पर आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, और एक था आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई जो भी हम डेटा लेकर आते हैं, देखो अब बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ, बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ। ये आपका कंप्यूटर है ये आपका सीपीयू है, प्रोसेसर है, ये आपकी इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। आप मुझे ये बताओ भाई, आपका कंप्यूटर समझता है 0 और 1, जब तक आप कंप्यूटर को इनपुट नहीं दोगे क्या करेगा वो? हाँ जी, क्या करेगा भाई? जब तक मैं इसको इनपुट नहीं दूंगी, जब तक मैं इसको नहीं बोलूंगी कि मुझे ए और बी को प्लस करना है, तो क्या ये करेगा? नहीं करेगा। अब ए और बी जो मैं ए और बी में जो डेटा होगा, लाइक सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, ये डेटा कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में ही तो स्टोर होगा। तो भाई मेमोरी से डेटा यहाँ पर लेकर आते हैं कि नहीं आते? फिर जो है आपका इनपुट आउटपुट से भी डेटा जो है कहाँ पे जाता है? सीपीयू के पास जाता है कि नहीं जाता है? जाता है कि नहीं जाता? फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से इनपुट आउटपुट के पास। तो ये जो इंटरफेस आप करवा रहे हो, कैसे होगा आपस में इंटरेक्शन? कैसे होगा? सिस्टम बस के थ्रू। किसके थ्रू होगा? सिस्टम बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सिस्टम बस के थ्रू यहाँ पर जब तक ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगी, तो बिना कम्युनिकेशन के क्या होगा? जब तक मेमोरी से डेटा उठ के प्रोसेसर के पास नहीं जाएगा, तो क्या है? प्रोसेसर के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है आपके सीपीयू को डेटा नहीं देंगे, वो किसको परफॉर्म करेगा, किसकी फंक्शनिंग करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को? कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भाई यही है कि सीपीयू के पास कुछ नहीं होता। सीपीयू जो है उसको डेटा मिलता है तभी वो उसके ऊपर काम करता है, और डेटा जो है जब इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो है सिस्टम बस के थ्रू ही तो जो है प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करेंगे। मेमोरी से डेटा जो है उस सिस्टम बस के साथ ही जाएगा। अब समझ में आया सिस्टम बस हम क्यों पढ़ते हैं, और सिस्टम बस जो है वो आपका सिलेबस में भी मेंशन है। समझ में आया? तो समझ में आया मशीन इंस्ट्रक्शन क्यों पढ़नी है, क्योंकि मशीन को ही तो देखना है। 0 और 1, 0 इंस्ट्रक्शन, 1 इंस्ट्रक्शन, फिर जो है 0 को हम स्टैक बोलते हैं। ये सारी चीजें हम आगे जो है जब हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, सिलेबस जो है एक तरीके का पिक्चर आपके माइंड में सेट करवा रही हूँ ताकि आप सिलेबस को अंडरस्टैंड कर सको। समझ में आया कि मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको देखो, ये आपको पूरा एक पार्ट आपका ये है, ठीक है, एक पार्ट आपका पूरा ये है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वाला, और एक ये है आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस वाला। इनपुट आउटपुट इंटरफेस में हम पढ़ेंगे डीएमए एंड जो है आपको इंटरप्ट पढ़ना है ना, कि इंटरप्ट क्या है और डीएमए क्या है, वो हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेस में। बाकी जो है एएल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज आती है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, जब आप एग्जीक्यूशन करते हो तो क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो क्या होगा? आपका प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होगा? एक चीज मुझे बताओ, जो जिस भी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो प्रोग्राम कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? मेमोरी के अंदर होगा कि नहीं होगा? भाई कहीं और जगह है स्टोर होने की? भाई स्टोर कौन करता है? मेमोरी करती है। और जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम कहाँ पे होगा? मेमोरी पे होगा। और मेमोरी के और प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब मैं अगर फंक्शनिंग कहूँ, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या होगा? फंक्शनिंग क्या है? किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। भी एग्जीक्यूशन ही तो करते हो, आपका जो सीपीयू वो एग्जीक्यूट ही तो प्रोग्राम को करता है, तभी आपको आउटपुट मिलती है कि नहीं मिलती? एग्जीक्यूशन ही करता है कि नहीं करता? भाई a प्लस बी को एग्जीक्यूट करेगा तभी तो आउटपुट मिलेगी। तो भी फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। और प्रोग्राम की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है ना। ये आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये बन के क्या बन जाएगा? ये आपका प्रोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये प्रोग्राम आपका कहाँ पे स्टोर होता है? इस मेमोरी के अंदर, है ना। और इस मेमोरी में जब ये प्रोग्राम स्टोर होगा तो क्या होगा? बहुत सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके पास जाएंगी? सीपीयू के पास जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अरे भाई ये मेमोरी इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं? पर एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा?
सीपीयू के पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। अब ये जाएगा यहाँ पर उठ के, तब जो है इसके ऊपर कुछ एग्जीक्यूशन होगा। जब ये यहाँ उठ के जाएगा तो भाई कंप्यूटर तो बात वहीं आ गई कि 0 और 1 को समझता है। अब देखो ऐड ऑपरेशन लगा रखा है मैंने, a+b लगा रखा है, क्या ये कंप्यूटर समझेगा? नहीं समझेगा। अब फिर वही है, ऑपकोड फील्ड देखेंगे, ऑपकोड देखेंगे ये सारी चीजें हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं। सीधा सा सिलेबस समझ में आया, सीधा सा बस मैं आज की क्लास में आपको समझाने वाली हूँ सिलेबस। तो सिलेबस समझ में आया कि क्या है, ये सीपीयू समझ में आया। सीपीयू में 3 चीजें होती है, समझ में आया सीपीयू का, समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब सीपीयू में आपकी 3 चीजें हो गई। अब 3 चीजें समझ में आई। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं? जो आपके कंट्रोल सिग्नल जब एक्टिव होंगे, जब उसको जाके जो है वो एक्टिव करते हैं, तभी तो जो है आपकी जैसे ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब तक आप कंट्रोल सिग्नल्स को नहीं करोगे तब तक कैसे हो जाएगा एक्टिव, वो ही नहीं करोगे कैसे काम चलेगा भाई, ठीक है। जब आपको ये नहीं पता ऐड करना है, जब सीपीयू को तो नहीं पता अभी ऐड क्या है, अब सीपीयू के पास ये इंस्ट्रक्शन जाएगी, क्या वो इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास तो सारा जो डेटा है वो 0 और 1, 0 और 1 इसी को तो समझ रहा है वो इस चीज को तो समझ ही नहीं पाएगा। समझ में आया? तो एक तो हम पढ़ने वाले हैं पूरा प्रोसेसर, है ना, एक हम पढ़ेंगे पूरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, और एक हम पढ़ेंगे आपके आईओ इंटरफेस, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो है आपका पूरा क्या है, सिलेबस है, ठीक है। और साथ में देखेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम यानी कि फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब जो आपका फंक्शनिंग है आपके कंप्यूटर की वो देखने वाले हैं। किस तरीके से प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, कैसे हम मेमोरी से उठा के सीपीयू के पास जाते हैं, कैसे हमें डेटा लेना होता है, कैसे जो है वो सीपीयू अंडरस्टैंड करता है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगा तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन 3 तरीके से होता है, 0, 1, 2 और 3, है ना। ये सारी चीजें देखिए ना, 0 इंस्ट्रक्शन, 1 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 2 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। तो यह है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। फिर जो होता है जब आप यहाँ से जब आप डेटा को जो है यहाँ पर लेके जाते हो, तो डेटा भी तो आप कई तरीके से जो है आप लेके जा सकते हो, कोई ज़रूरी तो नहीं है। अब जैसे सपोज मुझे जाना है अपने घर से कहीं दूर जाना है, ठीक है, मतलब सपोज मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। तो दिल्ली जाने के भी तो कई रास्ते हो सकते हैं। वो किस तरीके से डेटा को लेके जाता है वो काम आ जाता है आपका एड्रेसिंग मोड का, ठीक है। एड्रेसिंग मोड आपने नाम तो सुने होंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जो ये सारे जो है ये तरीके हैं कि किस तरीके से हम डेटा को जो है सीपीयू के पास लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया आपका एड्रेसिंग मोड। तो पूरी पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई? सिलेबस समझ आया कि नहीं आया? तो समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में एड्रेसिंग मोड का काम क्या होता है आपका जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे होती हैं, देन जो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बाद जो है प्रोसेसर जो है किस तरीके से होगा, कंट्रोल यूनिट कहाँ बैठती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ है, आपके रजिस्टर्स क्या है, आपके इनपुट आउटपुट इंटरफेस सब अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिना जुड़े बिना कम्युनिकेशन के काम चलेगा ही नहीं भैया। जब तक सीपीयू के पास डेटा नहीं जाएगा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये था पूरा सिलेबस। और जब आप सिलेबस उठा के देखोगे, अभी जो है इस वीडियो के बाद एक बार सिलेबस उठा के देखना, और जब सिलेबस उठा के देखोगे मुझे नहीं लगता कि पेज को उठाने की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस हो गया है याद, है ना। सिलेबस समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि याद करने की भी जरूरत नहीं, सिलेबस समझ में आना चाहिए। ये 3 चीजें बना लो अपनी जिंदगी में, मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के लिए ये 3 चीजें अपने माइंड में सेट कर लो भैया। ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, बीच में कनेक्शन करवाने के लिए, कम्युनिकेशन करवाने के लिए सिस्टम बस का यूज करना पड़ता है। अब प्रोसेसर को कुछ पता नहीं है, प्रोसेसर को कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन काम सारा वही करेगा, एग्जीक्यूशन वही करेगा। तो मेमोरी से डेटा लाएंगे, जो है इनपुट आउटपुट हम लेके आएंगे, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। फिर डेटा किस तरीके से लाना है, तो एड्रेसिंग मोड का काम होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, है ना, एक सेकेंड। अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात ही कर लिए तो थोड़ी सी कर ही लेते हैं, क्योंकि क्लास तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीजें होती हैं, ना। अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, देखो सबसे पहले आ गए आपके रजिस्टर्स, फिर आ गई आपकी कैशे मेमोरी, फिर आ गई आपकी मेन मेमोरी,
और मेन के बाद आ गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी। समझ में आया भाई, रजिस्टर आएंगे, कैशे आएगा, मेन मेमोरी आएगी, सेकेंडरी मेमोरी आएगी। अब यहाँ पर भी तो डेटा जो है उठा के हमें लाना पड़ेगा भाई। मेन मेमोरी से डेटा सीपीयू के पास कैसे जाएगा, मेन मेमोरी से डेटा कैशे के पास कैसे जाएगा, ठीक है। अब देखो, सेकेंडरी मेमोरी से जब मेन मेमोरी में डेटा लाते हैं, मेन मेमोरी से सेकेंडरी में लेके जाते हैं, ये काम जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया। किसका हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो आपने ये बिल्कुल पढ़ा होगा पेजिंग और सेगमेंटेशन। और पेजिंग और सेगमेंटेशन में हम करते क्या है, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा कहाँ लेकर आते हैं? मेन मेमोरी में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फ्रेम पढ़े कि नहीं पढ़े? पेजेस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो भाई वही है। अब ये वाला काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर दिया है। अब हमें करना है मेन मेमोरी से कैशे वाला। और ये सारा आएगा आपके कहाँ पर आएगा? मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कहाँ आएगा? मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आप एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। एसोसिएटिविटी, मैपिंग वगैरह बहुत कुछ आएगा इसके अंदर, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि काम हमारा ये है एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि भाई आप बीटेक, एमटेक, एमसीए किए हुए बच्चे हो और आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़नी है वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। तो हम जो कल हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। कल जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने वाली हूँ। और कल का अगर आपने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका छूट सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक तरीके की डेमो क्लास। डेमो क्लास थी भाई। कल भी आपकी एक और डेमो क्लास है, क्योंकि आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बताया है। कल की डेमो क्लास में मैं आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा पेड के लिए इंटरेस्टेड है ना, पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मैंने नंबर जो है आपको दे रखा है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम फ्री बैच कब स्टार्ट होगा। तो फ्री बैच जो है आपका मैं लेकर आऊंगी जल्दी ही। वैसे तो मैंने 30 डेज अनाउंस किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो 30 से स्विच करके हमें 40 या जो है 50 डेज में आना पड़ेगा, तभी जो आपका सिलेबस होगा। अदरवाइज 40 डेज में, 20 डेज में आपका पेपर 1 और 20 डेज में आपका पेपर 2। पूरी कोशिश रहेगी 40 डेज क्रैश कोर्स में आपके लेकर आऊं यूपी लेक्चरर के लिए। क्योंकि 30 से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सिलेबस ज्यादा और एक क्लास में एक यूनिट मुश्किल है ना। तो भाई ट्राई करेंगे 40 डेज क्रैश कोर्स आपका लेकर आऊं मैं, और उसमें भी जो है आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आपके समझ में आए ऐसे जो है मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है। क्लास एक अच्छी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बच्चे एक बात कहते हैं कि मैम आपकी फीस ज़्यादा है। फीस बिल्कुल जो है बहुत रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो भाई, तभी मैं आपके लिए फ्री बैच भी लेकर आई हूँ। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे नहीं ले सकते फीस, जो बच्चे नहीं ले सकते पेड, तो उनके लिए भी जो है मैं पूरा का पूरा सिलेबस करवा रही हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है। फ्री में इसलिए लेकर आई क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यूपी लेक्चरर का बैच जो है वो मैं करवाऊँ, तो इसलिए जो है फ्री जो है मैं लेकर आई हूँ। लेकिन फीस जो है भाई बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे रखी हुई है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 वो भी अप टू नेट और गेट लेवल का करवाना, वो भी पूरा का पूरा सिलेबस भाई कोई भी नहीं करवा सकता। अगर आप नेट और गेट की फीस की बात करोगे तो 50 प्लस जो है 50K प्लस जो है वो आपकी नेट और गेट की फीस है। और आपको मैं सिर्फ 7 to 8,000 रुपीज़ में पूरा का पूरा सिलेबस करवा रही हूँ, प्लस जो है आपके सारे डाउट सब कुछ ले रही हूँ। तो भाई ज़्यादा नहीं है, मतलब जितनी मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ उतना ही मैं ले रही हूँ, ठीक है। मेहनत फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि कोर्स पूरा का पूरा जो है नया डिज़ाइन करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले से बना हुआ है और मैं जो है आपको कोर्स दे रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली बेसिस पे क्लास बनेंगी, डेली बेसिस पे आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। कमेंट में आइए, डाउट्स बोलिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। फिर मिलेंगे कल की क्लास में अपनी पहली यूनिट के साथ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को कल हम पूरा करने वाले हैं और आप जो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। कोशिश करूंगी कल की क्लास में क्वेश्चंस भी लेके आऊं, ताकि जो है आप क्वेश्चंस भी लगा के देखो, क्वेश्चंस करोगे तभी मजा आएगा, है ना। तो फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।